हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, ऑल दी एस्पिरेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे पीटी 365 जो कि पॉलिटी का मॉड्यूल्स है और ये इसमें कंपाइलेशन है करंट अफेयर 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक। इसको हम पार्ट वाइज़ फिनिश करेंगे और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी पार्ट्स होंगे इसके वो आते रहेंगे, आपको दिखते रहेंगे इसको, ठीक है जी? ये आपका टोटल कवर जो है वो 65 पेजेज़ में है और इसके बारे में मैं आपको बता दूँ थोड़ा-सा कि इसको हमने फिनिश कैसे किया। फिनिश की बात बताऊँ तो कुछ क्वेश्चन जो हैं यूपीएससी के आप देखेंगे, जैसे ये 2024 का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठा था। अगर आप देखेंगे बस इसमें थोड़ा-सा यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐड कर दिया गया कि टिल दिसंबर 2023 थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ हो सकते थे अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो। बट हाँ, थोड़ा-सा अगर आपने खुद को अपडेट रखा है तो ईज़िली ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। लास्ट ईयर के कुछ एस्पिरेंटों ने इसको देखा भी होगा नोटिस करके। सो चलिए हम पहले टॉपिक पे आते हैं। सॉरी, तो इस तरीके से हम फिनिश करके चलेंगे। सबसे पहले मिलता है हमें टॉपिक इसमें क्या है? सबसे पहला टॉपिक है हमारा साइमल्टेनियस इलेक्शंस। भई ये क्या होता है? पहले तो उसकी बात समझ लेते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ। अब एक साथ जो है वो चुनाव की बात हो रही है। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा वन नेशन वन इलेक्शंस की बात हो रही है। सो ये पहले तो आप इसका नाम याद रखेंगे कि इसको वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, राइट? और इसका दूसरा नाम जो अगर हम बोलेंगे तो वो है कॉन्स्टिट्यूशंस 129th अमेंडमेंट बिल 2024। ये भी थोड़ा-सा आपको याद रखना है। तो पहले हम पकड़ते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होता क्या है? तो सबसे पहली बात ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन जिसको हम साइमल्टेनियस इलेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब है जनरल इलेक्शन जो होता है किसके लिए? हाउस ऑफ द पीपल और जितनी ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली एक साथ। कुल मिला के ये है कि हाउस ऑफ द पीपल और सभी लेजिस्लेटिव असेंबली एक साथ, इन सबका इलेक्शन होगा जिसे हम वन नेशन वन इलेक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे एक डाउट आपके माइंड में क्रिएट ना हो जाए, वो भी आपको याद रखना है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब ये कतई नहीं है। यहाँ पे आप थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शंस डज़ नॉट मीन दैट वोटिंग अक्रॉस द कंट्री फॉर ऑल इलेक्शन नीड टू हैपन अ सिंगल डे। भई साइमल्टेनियस इलेक्शंस या फिर वन नेशन वन इलेक्शंस का ये कतई मतलब नहीं है कि पूरे देश की वोटिंग है वो वन डे में हो जाए। ये थोड़ा-सा आपको समझना है, ठीक है ना? इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, नहीं तो आप फिर वो क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है आपसे गलत हो जाए। ये वाला हो सकता है स्टेटमेंट अगर पूछा जाए तो आपसे यहाँ से बनेगा, राइट? सो दूसरा देखते हैं हम इसमें भारत की बात करें इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन जो था वो लोकसभा और विधानसभा का ये हेल्ड किया गया था। कब? 1951-52 में। ऐसी बात नहीं हुआ नहीं था पहले, हुआ था, राइट। सो 1957 में भी हुआ था, 1962 में हुआ था और 1967 में हुआ था। बट क्या होता है, ये जो साइकिल थी ये डिसरप्टेड हो गई थी। मतलब ये डिसरप्टेड क्यों हुई थी? प्रीमैच्योर डिसोल्यूशंस के कारण, ठीक है? तो स्टेट ऑफ असेंबली कब? 1968 और लोकसभा की 1970 में। तो प्रीमैच्योर डिसोल्यूशंस के कारण इसको डिसरप्टेड करा गया था, किसको? साइमल्टेनियस इलेक्शंस को, ठीक है? अच्छा, अब हम थोड़ा-सा और समझ लेते हैं, इसमें एक्चुअली में ये न्यूज़ में क्या है, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है, इसको अभी इंट्रोड्यूस किया गया है कहाँ पे? लोकसभा में, ये थोड़ा-सा आपको समझना है और इसको रिव्यू किया जाएगा जॉइंट पार्लियामेंट कमिटी के द्वारा। ये थोड़ा-सा आप ये ध्यान रखना और देखिए जब भी पार्लियामेंट कमिटी कोई भी आपके सामने आती है, तो आपको फ़ोकस करना है कि मे बी चांस है इस पे क्वेश्चन्स बनने के। तो अभी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, बाद में क्या आता है इसके बारे में वो देखा जाएगा और इसको रिव्यू किया जाएगा किसके द्वारा? जॉइंट पार्लियामेंट कमिटी के द्वारा। तो हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट कमिटी क्या होती है, ठीक है? तो थोड़ा-सा तब आगे बढ़ पाएँगे हम। सो देखते हैं यहाँ पे जॉइंट पार्लियामेंट कमिटी जो होती है इसको सेटअप किया जाता है किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक? किसके लिए? स्पेशल पर्पज़ लाइक फॉर द डिटेल स्क्रूटनी ऑफ द सब्जेक्ट और बिल। कुल मिला के ये है कि स्पेशल पर्पज़ के लिए जॉइंट पार्लियामेंट कमिटी को सेट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। इसके जो मेंबर होते हैं वो दोनों हाउसेस से होते हैं फ्रॉम बोथ दी रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मेंबर जो होता है, जो मेंबर होते हैं जॉइंट पार्लियामेंट कमिटी के, ये डिसाइडेड होते हैं किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देयर इज़ नो फिक्स्ड नंबर ऑफ द मेंबर इन द कमिटी। जैसे आपने सुना होगा कि कोई फिक्स नंबर होते हैं, इसमें नंबर फिक्स नहीं होते, राइट? इट डिसॉल्व आफ्टर इट्स टर्म एंड, ये तभी डिसॉल्व होगा जब इसका टर्म जो है एंड हो जाएगा एंड टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तभी इसका एंड होगा किसका? जॉइंट पार्लियामेंट कमिटी का। अच्छा, इसकी जो रिकमेंडेशन है वो मेड बाय द कमिटी आर रिकमेंडेटरी है इन नेचर। आप बाइंडिंग, ये बाइंडिंग नहीं है किस पे? गवर्नमेंट पे। ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है जॉइंट पार्लियामेंट कमिटी, ठीक है? तो यहाँ पे मेन-मेन पॉइंट आपको क्या समझ में आता है? सबसे पहली बात ये है कि जो मेंबर होंगे जॉइंट पार्लियामेंट कमिटी के वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइडेड हैं और मेंबर जो है वो फिक्स नहीं है और एक बात और आपको समझ के चलनी है कि इसको पार्लियामेंट के द्वारा ही सेट किया जाता है फॉर द स्पेशल पर्पज़, राइट? सो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब इसमें जो 129th अमेंडमेंट बिल 2024 है, इसमें एक्चुअली में नया क्या है, क्या अमेंडमेंट है, वो थोड़ा-सा और समझ लेते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं कि इंसर्ट किया जाएगा 82 ए आर्टिकल।
इस आर्टिकल में क्या होगा, जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब होगा, इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट कराएगा जितने भी जनरल इलेक्शंस हैं इसके लोकसभा के और ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली साइमल्टेनियसली, ठीक है? ये किसका काम होगा? इलेक्शन कमीशन का। ये भी थोड़ा-सा आपको पॉइंट याद रखना है। टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे तो टर्म ऑफ, और ये भी सब किसमें आएगा? आर्टिकल 82 ए में। तो टर्म ऑफ जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं विल एंड होंगी विद द फुल टर्म ऑफ लोकसभा के साथ। अच्छा, अमेंडमेंट क्या है 83 इसी में ही। सो ये डिफाइन करता है अनएक्सपायर्ड टर्म, मिड टर्म एंड जनरल इलेक्शंस। अच्छा, अब भाई ये हमें थोड़ा-सा समझना है कि ये अनएक्सपायर्ड टर्म क्या है, मिड टर्म क्या है, जनरल इलेक्शंस क्या है। सो ये क्या कहता है अमेंडमेंट आर्टिकल 83, ये कहता है कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है बिफोर फुल टर्म ऑफ 5 ईयर, मतलब उसका 5 साल का टर्म था, उससे पहले लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है, तो जो ये पीरियड है, तो पीरियड है बिटवीन द डेट ऑफ द डिसोल्यूशंस एंड एक्सपायरी ऑफ फुल टर्म शैल बी, इसको हम क्या बोलेंगे? अनएक्सपायर्ड टर्म। भाई सीधी-सी बात है, उसकी एक्सपायरी होने से पहले ही अगर वो डिसॉल्व हो जाती है तो उसे हम अनएक्सपायर्ड टर्म बोलेंगे, ये आपको याद रखना है। तो इसके बीच एक इलेक्शन होगा जिसे हम बोलेंगे मिड टर्म इलेक्शंस, ठीक है? शैल टेक टेक प्लेस, और लोकसभा में जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशंस जो यू कैन से दैट जो टर्म बचेगा वो किसके लिए होगा? ओनली फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए। तो ये थोड़े से आपको पॉइंट याद रखनी है। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? 83। अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 172 में क्या हो रहा है? ये डिफाइन करता है किसको? अभी मैंने बताया था आपका अनएक्सपायर्ड टर्म को, ठीक है? और फुल टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 327 क्या कहता है? ये पावर देता है किसको? पार्लियामेंट को। ये प्रोविजन बनाएगी किसके लिए? लेजिस्लेचर के जो भी इलेक्शंस होंगे उनके लिए। ये आपको याद रखना है थोड़ा-सा, ठीक है? तो ये आर्टिकल थोड़ा-सा याद रखेंगे, डायरेक्ट तो नहीं पूछता है बट हाँ, थोड़ा-सा साइड वाइज से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमारी ये समझ में आया कि भई वन नेशन वन इलेक्शंस एक्चुअली में है क्या? इसको अभी मैंने बताया आपको कि ये जनरल इलेक्शन जो है हाउस ऑफ द पीपल और जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको एक साथ कराने का एक पर्पज़ है, और इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सिंगल डे में जो है आपका इलेक्शंस हो जाएगा। अच्छा, चलिए अब आगे देखते हैं। भारत की बात करें, ये मैंने अभी आपको बताया था, लोकसभा और विधानसभा के ये हेल्ड हुए थे कब? 1951 से 52 में भी हुए, 57 में भी हुए और 62 में भी हुए और 67 में हुए। बट ये डिसरप्टेड करा गया था, ठीक है ना? प्रीमैच्योर डिसोल्यूशंस के कारण। अच्छा, चलिए अब देखते हैं बॉडीज़ दैट यहाँ पे है बॉडीज़ दैट रिकमेंडेड साइमल्टेनियस इलेक्शंस। अब रिकमेंड किसने किया है कि भई साइमल्टेनियस इलेक्शंस होना चाहिए? तो 170 रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1999, ये थोड़ा-सा आपको याद रखना। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन्स पूछा जाए कि भाई किस-किसने रिकमेंड करा है इसको, वन नेशन वन इलेक्शंस को या साइमल्टेनियस इलेक्शंस को, या फिर 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये 3 नाम है, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद और किसने रिकमेंड किया है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट 2015, नेशन कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002, वर्किंग पेपर ऑफ नीति आयोग 2017। ठीक है जी? अब हम देखते हैं सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या है? सेकंड टॉपिक है हमारे पास स्टेट इलेक्शंस कमीशन, ठीक है? तो स्टेट इलेक्शंस कमीशन, इसके बारे में थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं। पहले ये होता क्या है? तो मैं इसके बारे में थोड़ा-सा आपको बता दूँ, ये ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है। ऑटोनॉमस जिसको कह सकते हैं आप, सो मोटो पावर इसी के पास है, ठीक है? रिस्पांसिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट व्हिच इंक्लूड पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स और अर्बन लोकल बॉडी। तो कुल मिला के ये कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये जिसके अंडर में पंचायती राज इंस्टीट्यूट आता है और अर्बन लोकल बॉडी आती है, इनके इलेक्शंस को कराने का काम होता है किसका? स्टेट इलेक्शंस कमीशन का। ये आप जरूर याद रखेंगे, और इसका क्वेश्चन लास्ट आपका आ चुका है। ठीक है जी। तो अब देखते हैं अभी हुआ क्या है रिसेंटली, ये न्यूज़ में क्यों है? अभी क्या हुआ है, कैग ने अपनी कर्नाटका रिपोर्ट में ये ऑब्जर्व किया कि डिसएम्पावरमेंट ऑफ द स्टेट इलेक्शंस कमीशन डिले कर रहा है इलेक्शन कराने में किसके? लोकल गवर्नमेंट के। इसलिए इसके अभी ये न्यूज़ में आ गया। चलिए अब देखते हैं, अच्छा इसका ज़िक्र कहीं है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? राइट है। 73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो है, वो प्रोवाइड कराता है कॉन्स्टिट्यूशंस किसके लिए? स्टेट जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसके लिए। अच्छा, इसको रिकमेंड किया गया था किसके द्वारा? गाडगिल कमेटी के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन्स आपके लिए सीधा-सीधा क्वेश्चन्स यहाँ से पुट होता है कि ये किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? गाडगिल कमेटी के द्वारा। कौन? एससीई। अच्छा, अब देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजन रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शंस कमीशन। कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस में भी स्टेट इलेक्शंस कमीशंस के प्रोविजन दिए गए हैं, वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 243 के 1 एंड आर्टिकल 243 जेड ए। आर्टिकल 243 के 1 जो है वो इलेक्शन की बात करता है पंचायत के लिए, और आर्टिकल 243 जेड ए ये बात करता है म्युनिसिपैलिटी के लिए। तो ये थोड़ा-सा पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है? अच्छा, आगे देखते हैं फिर हम आर्टिकल 243 के 2, इसमें क्या दिया गया है? इसमें ये बात कही गई है कि कंडीशन जो होंगी सर्विस की या टेन्योर होगा ऑफिस का स्टेट इलेक्शन कमीशन का,
वो डिटरमाइन किया जाएगा किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। तो ये पॉइंट थोड़ा-सा आपको याद रखना है कि कंडीशन जो भी होंगी सर्विस की या टेन्योर सॉरी कंडीशन जो सर्विस सर्विस की कंडीशन क्या रहेंगी, इनका टेन्योर क्या रहेगा इन ऑफिस का, ठीक है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का ये सब डिसाइड करेगा गवर्नर। ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ से अगर उसने कहीं प्रेसिडेंट जोड़ दिया, तो आप कन्फ्यूज़ मत हो जाना। इसी तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे हिंट देके बताऊँ। क्वेश्चंस लिखा हुआ है आपका कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन शैल बी डिटरमाइन, यहाँ चेंज कर देगा वो, गवर्नर की जगह कर देगा यहाँ पे प्रेसिडेंट। और यू कन्फ्यूज़, आप सोचोगे कि यार क्या आंसर है इसका? ठीक है ना? तो ये पॉइंट थोड़ा-सा आपको याद रखने हैं। 243 डायरेक्ट आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट हमारे पास ही शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट इन मैनर एंड ऑन द ग्राउंड प्रेस्क्राइब फ्रॉम द रिमूवल ऑफ जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। तो इसको रिमूव इस तरीके से नहीं किया जा सकता, इसके मैनर जो है वो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं जज ऑफ स्टेट ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना? अच्छा, ही कैन रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये देखिए, अब वहां पे जो सर्विस है या टेनवर है वो डिसाइड कौन कर रहा है? गवर्नर कर रहा है। बट हटा कौन रहा है इनको? प्रेसिडेंट हटा रहा है। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना? तो ये कौन किसको सर्विस या उनकी कंडीशन कौन डिसाइड कर रहा है, फिर उनको रिमूवल कौन कर रहा है, इन पॉइंटों पे थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, फंक्शन क्या है स्टेट इलेक्शन कमीशंस के। सो सबसे पहली बात ये है कि ये डिलिमिटिंग करता है कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर द लोकल इलेक्शंस टू इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन। मतलब फेयर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और डिलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूशंस होना चाहिए लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए, और ओवरसीज प्रिपरेशंस एंड रिवीजन जो इलेक्टोरल रोल फॉर द लोकल बॉडी इलेक्शंस। तो इलेक्टोरल रूल्स फॉर द लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए, ठीक है? अच्छा, रिप्रेजेंट इसका रिजर्वेशन सीट्स की भी बात करता है, किसके लिए? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए भी। अच्छा, उसके बाद अथॉरिटी टू डिसाइड, ये अथॉरिटी जो स्टेट इलेक्शंस कमीशन है, ये अथॉरिटी डिसाइड करती है जो भी डिस्प्यूट है, किससे रिलेटेड है? लोकल बॉडी इलेक्शन से लेके हैं। इनमें मैटर आपका डिस्क्वालिफिकेशंस को लेके हुई है कैंडिडेट के, जैसे कोई कैंडिडेट क्वालिफाइड है या डिस्क्वालिफाइड है फॉर द इलेक्शंस। सो ये सब जो है डिस्प्यूट, इनसे इनको भी डिसाइड करने का काम है वो स्टेट इलेक्शंस कमीशन का है। ये प्रोवाइड करता है ये प्रोवाइड करता है एडवाइस टू गवर्नर ऑन मैटर रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शंस। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये प्रोवाइड क्या करता है? एडवाइस करता है, प्रोवाइड एडवाइस टू गवर्नर। गवर्नर को भी ये एडवाइस देता है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, आप प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं देगा भाई, स्टेट की बात हो रही है ना, तो गवर्नर को एडवाइस देगा किस मैटर पे? जो भी लोकल बॉडी इलेक्शंस को लेके है। चलिए, तीसरा टॉपिक है हमारे पास डी लिमिटेशंस कमीशंस। सो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डीलिमिटेशन है क्या एक्चुअली में। तो डीलिमिटेशन जो है, ये प्रोसेस है इसके लिए फिक्स करने के लिए नंबर ऑफ द सीट और बाउंड्री किसकी? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की। ये हर स्टेट की हो, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप एक समझिए, डीलिमिटेशन का मतलब है परिसीमा या सीमा बनाना किसी की भी। तो उसमें नंबर भी होंगे, उनकी बाउंड्री भी होगी, इन सबको सेट करने का काम करता है डीलिमिटेशन, ठीक? इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हाई पावर बॉडी, जिसको हम डीलिमिटिंग डीलिमिटेशंस कमीशन या बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो पहले तो आपको यहाँ पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, अब ये न्यूज़ में क्यों है वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है कि सॉरी, सॉरी, सॉरी। किशोर चंद चंगनलाल राठौड़ केस 2024। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है हैव द पावर टू रिव्यू ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कोर्ट है उसको अभी पावर मिली है किसकी? रिव्यू करने के लिए, डिलिमिटेशन कमीशन के लिए, इफ एनी ऑर्डर जो कि मैनिफेस्टली आर्बिट्री से संबंधित है उसके लिए, ठीक है ना? और कौन से केस में? किशोर चंगनलाल राठौड़ केस। तो आपसे हो सकता है यहाँ से सीधा क्वेश्चन उठे कि किशोर चंद्रा चंगनलाल राठौड़ केस जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये आपको याद रखना है डीलिमिटेशंस कमीशन से, राइट? 2024 का केस है और बहुत हाइलाइटेड केस है। सो अब क्या है इसमें, अब हम इसको समझ लेते हैं। इन इंडिया में, भारत में क्या है, सच डीलिमिटेशन कमीशन, जो डीलिमिटेशन कमीशन है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार किया गया है। कॉन्स्टिट्यूट 4 बार किया गया, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। अब तक की है टिल 2-4, राइट? टिल 2 टू 4। अच्छा, 2 टू 5 कह सकते हो, अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, ये कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइडेड आर कंसीडर्स फाइनल एंड ये अनचैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। अगर देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन ने कोई भी डिसीजन लिया है, तो इसका डिसीजन जो है वो फाइनल होगा। इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में, ठीक है? और इसकी जो कॉपी होती है ऑर्डर की, वो लेट की जाती है किसके सामने? लोकसभा के सामने, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने, ठीक है? और जो स्टेट कंसर्न स्टेट उसके लिए, बट नो मॉडिफिकेशन आर परमिसिबल देयर बाय देम।
तो कुल मिला के ये कि अगर कोई भी कॉपी है डिलिमिटेशन कमीशन की जिसका ऑर्डर है, उस ऑर्डर को ये लेट तो की जाएगी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने, बट इनके मॉडिफिकेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि वहां वर्ड ही लिखा हुआ है अनचैलेंज। जब कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा उसको क्या ही चैलेंज करेगा, राइट। सो अब देखते हैं हम इसके कंपोजिशंस की। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन से कहा है 2024 का क्वेश्चन है, देखते हैं हम ये क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाउ मेनी डिलिमिटेशंस कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। अब देखिए सीधा सीधा है ये क्वेश्चन, यहाँ से पिक करा है यार, ये आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन सीधा सीधा है, राइट। अगर आपने पॉलिटी भी पढ़ी है तो वहां से भी क्वेश्चन उठाया है, तो 1 2 3 4 उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4, राइट। ये 2024 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। अच्छा, इसके कंपोजिशंस की बात करते हैं, डीलिमिटेशंस कमीशंस की। तो कंपोजिशन में क्या करेगा आपका पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए सबसे पहली बात ये चेयरपर्सन बन के रहेगा कौन, जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, राइट। अच्छा, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन, इनको नॉमिनेट किया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, क्लियर है। अच्छा, स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा जो कंसर्न स्टेट का, डिलिमिटेशन किस स्टेट का है उसके हिसाब से, राइट। चलिए अब हम आगे देखते हैं फिर यहाँ पे हम। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ईवीएम वीवीपैट। अभी क्या था कि एक याचिका डाली गई थी, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस इलेक्शन कमीशन एंड अनदर 2024। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, अभी ये याचिका डाली गई तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, ये डिसमिस कर दिया जो भी रिक्वेस्ट थी, किसके लिए, फुल क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ ईवीएम डेटा, यानी कि ईवीएम के फुल क्रॉस वेरिफिकेशन ईवीएम डेटा को विद अ वोटर वेरिफिवियल पेपर ऑडिट ट्राइवल्स, यू कैन से दैट वीवीपैट रिकॉर्ड्स। तो इनको क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अनदर जो 2024 की थी, इस याचिका को खारिज कर दिया, ठीक। अब हम समझते हैं ये एक्चुअली में चीज क्या है, ईवीएम वीवीपैट, वीवीपैट। सो ईवीएम सबसे पहले हम समझते हैं, ईवीएम जो है वो पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर बेस इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसको डिजाइन किया गया है किसके लिए, मॉडर्नाइज इलेक्शन प्रोसेस के लिए। मतलब कुल मिला के ये कि जैसे आजकल आप कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सारा काम हो रहा है, इसी तरीके से हम लोग जो इलेक्शन करते थे वो आपने देखा होगा, पहले एक पर्ची बनती थी, पर्ची के द्वारा गाइड डाल दिया, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए इसको लेके आया गया, किसको, ईवीएम को। बाद बाकी आपने वोट डाला होगा तो देखा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं इट इज एन मैन्युफैक्चर, इसको मैन्युफैक्चर्ड और सप्लाई किया जाता है किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जिसमें है आपकी दो चीज है, एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कि अंडर ऑफ मिनिस्ट्री डिफेंस के अंडर में काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन एंड इंडिया लिमिटेड जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में काम करता है। तो ये मैन्युफैक्चर्ड और सप्लाई जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जिसमें दो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, राइट। सो गोवा पहला क्या था, ये पहला स्टेट है जिसने वीवीपैट्स विद ऑल ईवीएम में लगाया था ड्यूरिंग 2017 जब लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुआ था। वीवीपैट की बात करें, ये फुली डिप्लॉय हो गया था कब, 2019 के लोकसभा जनरल इलेक्शंस में। तो थोड़ा सा आप याद रखेंगे, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2019 लोकसभा इसको फुल्ली डिप्लॉय कर दिया गया, ठीक। चलिए अब थोड़ी सी जर्नी देखते हैं ईवीएम वीवीपैट की। 1982 में क्या होता है, 1982 में ईवीएम फर्स्ट यूज्ड इन असेंबली बाई इलेक्शन इन केरला। तो इसको फर्स्ट यूज कब किया गया था, केरला में। 1989 में क्या होता है, आरपीए एक्ट 1951 में अमेंड किया गया, परमिट किसके लिए, मतलब यू कैन से दैट इसको यूज करने के लिए, ईवीएम के लिए, 1989 में। तो 1982 में ये केरला में यूज हुआ। 1989 में एक परमिट जारी हो गया ईवीएम को यूज करने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आरपी एक्ट 1951 के थ्रू। और 2004 में क्या होता है, ईवीएम जो था इसको अडॉप्ट कर लिया गया जनरल इलेक्शंस एंड हैव बीन यूज्ड इन ऑल इलेक्शन, सभी इलेक्शंस में इसको यूज करने के लिए, ठीक। 2013 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट कर दिया बीवी वीवीपैट जो होगा वो यूज होगा सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केसेस में, ठीक है ना। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि वीवीपैट जो है वो कब आया, 2013 में। 2019 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट रूल किया एन चंद्रबाबू नायडू वर्सेस UAI that fifth EVM per assembly constitutions or assembly segment in a parliament constitution require वीवीपैट वेरिफिकेशन। तो वीवीपैट वेरिफिकेशन की बात भी कब होने लगी, 2019 में, राइट।
तो अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा देखते हैं इसके 3 यूनिट्स होती हैं इसमें। एक तो है बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट का मतलब क्या होता है? फंक्शन जो होता है वो कीबोर्ड फंक्शन लाइक इसमें कीबोर्ड होता है जिसमें लगभग 16 बटन होते हैं, ठीक? कंट्रोल यूनिट में क्या होता है? जिसको हम आल्सो कॉल्ड एज़ ए मास्टर यूनिट, ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट आपको इतना याद रखना है कि एक्चुअली में ये वीवीपैट का जर्नी क्या था, कब स्टार्ट करा और किस-किस केस में स्टार्ट हुआ, ठीक है? सो ऑल आल्सो कॉल्ड ए मास्टर यूनिट बोला जाता है, रिमेन विद द पोलिंग एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर के। तो ये किसके अंडर में होता है? वीवीपैट, ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। सॉरी, कंट्रोल जो यूनिट होती है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग जो ऑफिसर्स होता है उसके पास होती है। वीवीपैट की बात करेंगे, अलाउ वोटर टू वेरीफाई दैट देयर वोट आर कास्ट और इंटेंडेड। मतलब कुल मिला के ये है कि वीवीपैट का मतलब ये था कि भई मैंने वोट किसी भी व्यक्ति को डाला है, तो उस आदमी को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो उसको वेरीफाई के लिए, राइट? सो इट वाज़ इंट्रोड्यूस्ड टू हैव फुलेस्ट ट्रांसपेरेंसी। इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया भई? क्या कारण था वीवीपैट को इंट्रोड्यूस करने का? वीवीपैट को इंट्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा कारण था कि फुलेस्ट ट्रांसपेरेंसी रहे वोटिंग सिस्टम में एंड द रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर। वोटर का कॉन्फिडेंस बना रहे बाय इंश्योरिंग करा जाए उसको कि एक्यूरेसी ऑफ वोटिंग सिस्टम यूजिंग ईवीएम, कि भाई उसने जो वोट डाला उस आदमी को जिसको वोट डालना चाहता था, राइट? सो एडवांटेज ऑफ क्या है वीवीपैट के, ये थोड़ा सा आपको जरूर याद रखना है। सबसे पहले, runs on the battery and does not require any external power supply। सबसे पहली बात ये है कि इसको कोई भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है। दूसरा, नेगेटिंग ए सिनेरियो ऑफ इनवैलिड वोट। तो ये नेगेटिव करता है जो भी इनवैलिड वोट होता है उसको। डज नॉट परमिट मोर देन 4 वोट पर मिनट्स। मतलब कुल मिला के है कि 1 मिनट में 4 वोट से ज़्यादा ये परमिट जारी नहीं करता। देयरबाय डिटरमाइनिंग बूथ कैप्चरिंग। इसका मतलब ये है कि ये बूथ कैप्चर हो चुका है तो वो लगातार वोट पे वोट डाला जा रहा है। तो वहाँ लिमिट है कि भई 4 मिनट में 4 वोट डाल सकते हो या आप 1 मिनट में। अगर वहाँ 8 वोट डल गया फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वहाँ 8 वोट डल गया तो इसका मतलब ये है कि उस एरिया का बूथ कैप्चर हो चुका है, इसलिए लगातार उसमें वोट डाला जा रहा है, राइट? आफ्टर प्रेसिंग क्लोज बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वोटिंग। अगर आपने क्लोज वाले पे बटन दबा दिया तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, भाई इलेक्शन हो गया। इलेक्शन होने के बाद अब पीठासीन अधिकारी या जो भी बनते हैं P1 P2 P3, अगर वो जाने के लिए बैठे हैं तो कॉमन सी बात है कि भाई वो उसको क्लोज मार देगा। अब मान के चलो कि उसे रास्ते में किसी ने पकड़ लिया, कोई बात हो गई, कोई हादसा हो गया, वो चाहता है कि भाई वोट और पड़े, तो इट्स नॉट पॉसिबल अगर आपने क्लोज दबा बटन दबा दिया तो। दूसरा, नॉट पॉसिबल टू प्री प्रोग्राम ईवीएम। अच्छा, ये तो कमिटमेंट ये भी होता है कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है कि ईवीएम को प्री प्रोग्राम किया जा सके, है ना? बट वो लोग मैटर भाई क्या होता है देश में, ये तो आप सब देख ही रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्या है भाई? आपने कई बार देखा होगा कि आपके यहाँ इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन होते टाइम पे आपने देखा होगा किसी भी नेता का बोर्ड लगा था, बट इलेक्शन होने से पहले वो बोर्ड हटा दिया गया, उस पे काली पोत दी गई। ऐसा आपने देखा होगा। इसे ही बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, राइट? सो अभी क्या हुआ है? अभी इन रिस्पॉन्स टू वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शंस में अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि एमसीसी का वायलेशन हुआ। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अभी रिसेंटली कुछ निर्देश जारी करे पॉलिटिकल पार्टी के लिए और उनके रिप्रेजेंटेटिव के लिए टू यूटिलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इथिकली, कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इथिकली यूज करें। समझ रहे हैं? तो अभी कुछ वायलेशंस हुआ लोकसभा इलेक्शंस के लिए, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ निर्देश जारी करे हैं। सो अब हम समझ लेते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये है क्या मैटर। सो इसकी उत्पत्ति 1960 में होती है। एमसीसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन स्टेट असेंबली इलेक्शन इन केरला। ये थोड़ा-सा बड़ा याद रखना है। अब देखिए केरला की शुरुआत भी आपने ईवीएम में देखी होगी, यहाँ भी वो सॉरी गोवा में देखी होगी आपने। तो ये स्टेट आपको थोड़ी-सी याद रखनी है कि कहाँ पे कौन-सी स्टेट की स्टार्टिंग हो रही है। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट यूपीएससी में ऐसे यहाँ से उठाए जाते हैं। सो 1960 में एमसीसी को फर्स्ट टाइम स्टेट असेंबली इलेक्शंस केरला में स्टार्ट करा गया। इसके नेचर की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे नेचर देखते हैं हम। नेचर सेट ऑफ गाइडलाइन, ये गाइडलाइन तैयार करता है किसके द्वारा? बाय द इलेक्शन कमीशन विद द पॉलिटिकल पार्टी। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, गवर्न कंडक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट, दोनों के लिए, पॉलिटिकल पार्टी और उसके कैंडिडेट के लिए, टू इंश्योर फ्री फेयर इलेक्शंस। भाई एमसीसी चाहता है कि फ्री फेयर इलेक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए वो पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट के लिए कुछ डायरेक्टिव्स निर्धारित करता है। सो इलेक्शन कमीशन की बात करें, ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी। अच्छा, अब ये सीधी-सी बात, इलेक्शन कमीशन जो है, वो अपनी ये अथॉरिटी को जो ड्राइवन है, वो कहाँ से लेता है? वो लेता है आर्टिकल 224 324 से। ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। व्हिच प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करता है किसको? पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शंस, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन
टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस। तो जितने भी ये इलेक्शंस होने हैं आपके पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेटर के, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के, उन सब के लिए ये इलेक्शन कमीशन जो अथॉरिटी है, ये अपना एमसीसी जो है वो आर्टिकल 324 से ड्राइव करता है, राइट। सो आगे देखते हैं। अल्दो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। ये थोड़ा-सा हो सकता है आपसे पूछा जा सके कि एमसीसी इज़ डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आप कहेंगे, देखिए मैं आपको एक बार बताया था कि डिफाइन वर्ड अगर कहीं भी आपको मिलता है, तो यू कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है यार, इतना ब्रॉड है, वो कैसे डिफाइन करेगा किसी भी चीज़ को? तो यहाँ पे नॉट लग जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भई क्या एमसीसी को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करा गया है? नो, नो, नेवर। याद रखना है आपको, राइट? अब हम आते हैं स्कोप ऑफ एप्लीबिलिटी, है ना? क्या-क्या एप्लीबिलिटी है? सो अप्लाई टू ऑल, सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ अप्लाई कर सकती हैं, उनके कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पोलिंग एजेंट, गवर्नमेंट इन पावर एंड ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, सब पे ये अप्लाई होती है। ये थोड़ा-सा याद रखना है कि एमसीसी जो है वो किस पे अप्लाई होता है। देखिए पॉलिटिकल पार्टी पे भी होगा, कैंडिडेट पे भी होगा, पोलिंग एजेंट पे भी होगा, गवर्नमेंट पावर इन द ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, राइट? अच्छा चलिए देखते हैं। एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड आफ्टर एमसीसी इज इन्फोर्स्ड। अगर मान के चलो एमसीसी इन्फोर्स हो गया, तो उसके बाद क्या-क्या एक्टिविटी नहीं कर सकते आप? सबसे पहले नो पॉलिसी और प्रोजेक्ट, कोई भी पॉलिसी नहीं लेके आएँगे आप, कोई भी प्रोजेक्ट लेके नहीं आएँगे और स्कीम नहीं लेके जाएँगे। कैन अनाउंस दैट कैन इन्फ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर। भाई सारी पॉलिटिकल पार्टियों को ये हिदायत दी जाती है कि अगर एमसीसी इन्फोर्स्ड हो गया, तो आप ना तो कोई पॉलिसी लेके आएँगे, ना कोई प्रोजेक्ट लेके आएँगे, ना कोई स्कीम लेके आएँगे। भैया कई-कई बार क्या होता है कि ग आपने देखा होगा जब इलेक्शन हो रहा था, गाँव के लोगों को एक झांसा दिया जाता है कि भई स्कीम लगा दी, कि भई अगर आपने हमको वोट डाले तो हम आपको मकान फ्री कर देंगे। तो यार इससे क्या होता है ना कि ये वायलेशन हो गया एमसीसी का, है ना? तो एमसीसी उससे पहले ही हिदायत देता है पॉलिटिकल पार्टियों को, और ये अवॉइड करता है जितनी भी एडवर्टाइज़मेंट होते हैं, उनको सबको ये अवॉइड कर देता है। प्रोहिबिशन निषेध किस पे लगाता है? एड हॉक अपॉइंटमेंट इन द गवर्नमेंट और पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है? होल्डिंग पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते आप। मतलब कुल मिला के वहाँ पे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, है ना? और ड्यूरिंग 48 आवर, मतलब 48 घंटे बिफोर द आवर फिक्सिंग फॉर द क्लोजिंग पोल, मतलब जब तक कि आपका वोट पड़ नहीं जाते और वोट फिनिश नहीं हो जाते। मतलब वोट स्टार्टिंग प्रक्रिया और वोट फिनिश प्रक्रिया, तब तक आप कोई भी पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते। बैन करता है गवर्नमेंट रिसोर्स लाइक द ट्रांसपोर्ट, मशीनरी एंड जो कैम्पेनिंग होती है, ठीक है ना? मिनिस्टर और कैंडिडेट कैन नॉट सैंक्शन ग्रांट ऑफ द पेमेंट फ्रॉम द डिस्क्रिशनरी फंड। अब देखिए अपने विवेक के आधार पर मिनिस्टर को भी राइट नहीं है कि वो सैंक्शन कर सके कैंडिडेट के लिए कि भई हम आपको इतना पेमेंट देंगे, वो देंगे। तो ये सारे क्या है, देखिए सारी नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं ये कि आपके प्रोहिबिटेड हैं किसके लिए? एमसीसी के लिए, राइट? अच्छा ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो देखिए ड्यूरेशन क्या है एप्लीकेबिलिटी की? एमसीसी इज ए ऑपरेशनल सिंस इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस। मतलब ये कब से शुरू ऑपरेशनल हो जाता है? जब इलेक्शन शेड्यूल जो है जारी हो गया, ठीक? और जब तक कि उसका रिजल्ट नहीं आ गया। तो ये बात जो थी वो कहीं से तो निकाली गई होगी ना? हाँ भाई, निकाली गई थी। कौन सा था ये? ये था आपका दिस पीरियड हैज़ बीन अपहेल्ड बाय द पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इन अ हरवंश सिंह जलाल यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर इन 1997। तब से ये निकाला गया कि भई शेड्यूल जारी होता है इलेक्शंस का और जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक वो एमसी एमसीसी आपका एप्लीकेबल होगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन सिंस एमसीसी हैज़ नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, वायलेशन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द कोड। हाउएवर कुछ कंडीशन में क्या है इन्फॉर्मेशन है थ्रू द करस्पॉन्डिंग प्रोविजन स्टेटस लाइक द बीएनएस आरपीए 1951 फॉर द इंस्टेंस। अच्छा ठीक है। अच्छा पब्लिशिंग फॉल्स स्टेटमेंट नहीं कर सकते कैंडिडेट करेक्टर कंडक्ट एंड करप्ट प्रैक्टिस अंडर द सेक्शन 123 ऑफ आरटी एक्ट 1951 के अंडर में, तो फॉल्स स्टेटमेंट भी नहीं दे सकते आप। ये सारे जो हैं वो वायलेशंस हैं किसके? आपके एमसीसी के, ठीक है? चलिए अच्छा इम्पर्सनेशंस ऑफ द वोटर्स इज एन इलेक्ट्रॉन ऑफेंस अंडर द सेक्शन 172 भारतीय न्याय संहिता के अंडर में, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोकसभा इलेक्शंस। अभी क्या हुआ था 2024 में लोकसभा जो इलेक्शन थे वो हेल्ड हो गए। सो क्या है थोड़ा सा इसको देखते हैं लोकसभा इलेक्शंस। सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, इसके इलेक्शन के सिस्टम क्या है? टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर द इलेक्शंस ऑफ द मेंबर टू लोकसभा, राइट?
सो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशंस मतलब कुल मिला के इसका मतलब है कि हर मेंबर जो है, एवरी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट अ जियोग्राफिकल एरिया नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी है किसकी, मतलब कुल मिला के ये है यहाँ पे, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है जैसे कोई मान के चलो पर्टिकुलर वन एरिया, यू कैन से दैट, जैसे फलाना बंदा उस एरिया से, जैसे कि मान के चलिए कोई और भी एरिया होते हैं, आजमगढ़ है या फिर जौनपुर है, एज लाइक दिस। सो ना एक पर्टिकुलर एरिया को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। सो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो केवल ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव ही इलेक्टेड हो सकता है, हैंस सच अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज नोन एज द सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट। सो इस सिस्टम में क्या होता है, कैंडिडेट हु सिक्योर मेजोरिटी, जिसने मेजोरिटी सिक्योर कर दी इन वोट्स में, ठीक है ना, वही डिक्लेयर हो जाता है एज अ इलेक्टेड, राइट। ड्यूरेशन की बात करते हैं लोकसभा की, तो नॉर्मल टर्म में ये 5 साल के लिए होता है फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन के होने के बाद इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है, जो कि 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग, ठीक है ना। तो ड्यूरेशन कुल मिला के आप कह सकते हो 5 ईयर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाउएवर द प्रेसिडेंट इज ऑथराइज, प्रेसिडेंट को क्या है, ऑथोरिटी है कि वो डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को किसी भी टाइम पर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल कंप्लीट, ये मैंने अभी बताया था 5 साल के लिए होता है। 5 साल नहीं हो पाए उससे पहले भी प्रेसिडेंट को राइट है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन इस बात को कहीं भी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बट हाँ, प्रेसिडेंट के पास एक और राइट है कि ये एक्सटेंड कर सकता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी पीरियड। ये इसको एक्सटेंड करेगा किसके टाइम पे, नेशनल इमरजेंसी पीरियड के टाइम पे। और कौन सा लेके, बाय द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर एट एनी टाइम ऑफ एनी लेंथ टाइम्स, ठीक है ना। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है इसको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी अगर खत्म हो गई तो उसके बाद 1 साल के लिए थी फॉर एग्जाम्पल, तो 1 साल 1 ईयर का था, बट इमरजेंसी के 6 मंथ से ऊपर आप इसको नहीं ले जा सकते, किसको, डिजुलेशन पावर को, राइट। सो ये भी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में आर्टिकल 324 उससे लेके 339 में जिक्र है किसका, लोकसभा इलेक्शंस का। और ये पार्ट जो है वो आपका पड़ जाता है कौन सा, 15 में पार्ट डील विद द प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्शंस, राइट। सो ये थोड़ी सी बातें आपको याद ध्यान रखनी है कि ड्यूरिंग लोकसभा को एक्चुअली में डिजॉल्व प्रेसिडेंट के पास पावर है, बट इमरजेंसी के टाइम पे वो इसको 1 ईयर के लिए तो एक्सटेंड कर सकता है, बट नॉट बियॉन्ड दी 6 मंथ, ऊपर से ऊपर नहीं ले जा सकता, राइट। सो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 329 बी की। ये क्या है अभी, ये आर्टिकल अभी इसका इन्वोक किया गया है, आर्टिकल 329 बी को, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट टू लिमिट जुडिशियल इंटरवेंशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो कुल मिला के ये है कि इलेक्शन कमीशन तो ज्यादातर यही चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा इंटरवेंशन ना हो हमारे इलेक्शन में, इसलिए ही इसको इन्वोक किया गया आर्टिकल 329 बी को। तो एज पर द आर्टिकल 329 बी, नो इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी क्वेश्चन एक्सेप्ट, मतलब कुल मिला के है कोई भी इलेक्शन जो है पार्लियामेंट का हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का हो, ठीक है ना, इसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट थ्रू एन इलेक्शन पिटीशन फील्ड एज ए प्रेस्क्राइब बाय लॉ मेड बाय द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। तो कुल मिला के ये है कि इसको फील्ड किया जाएगा किसके द्वारा, जो एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर के द्वारा है। तो कुल मिला के ये है कि आर्टिकल 329 बी जो है वो सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड उसके इंटरवेंशन को लिमिटेड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको, यू कैन से दैट, इन्वोक करा। तो ये पॉइंट थोड़ा-सा आपको याद रखना है। हालाँकि क्वेश्चन बनने के नो चांस हैं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है जो एनपी पुनुस्वामी रिटर्निंग ऑफिसर नमक्कलाल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड ऑर्गेनाइज्ड 1952, ठीक है ना? वन्स दैट इलेक्शन कमीशन ऑफिशियली नोटिस किया था कि इलेक्शन प्रोसेस कोर्ट कैन नॉट इंटरवेन और इंटरफेयर। तो यही बात मैं कहना चाह रहा था कि कोर्ट को ज़्यादातर कोशिश करा जाता है कि ना इंटरफेयर करे, ना इंटरवेन करे। तो इसलिए एनपी पुन्नुस्वामी एंड रिटर्निंग ऑफिसर, तो ये थोड़ा-सा आपको केस याद रखना है कि ये किसके लिए था। तो हो सकता है आपसे मे बी चांस है कि क्वेश्चन्स बने, तो ये क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे कि ये केस जो है किससे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इंटरवेन और इंटरफेयर ना करे इलेक्शन कमीशन में, इसके लिए ये वाला जो है आपका एक कह सकते हैं याचिका है जो है एनपी पुन्नुस्वामी एंड रिटर्निंग ऑफिसर की, राइट। सो आल्सो अंडर 1951 सेक्शन 80 ये भी कहता है कि वैलिडिटी ऑफ एनी इलेक्शंस कैन नॉट बी चैलेंज और क्वेश्चंस एक्सेप्ट बाय फिलिंग इलेक्शन पिटीशन। तो कुल मिला के ये सारी बातें वही हैं, बट आपको इतना याद रखना है कि ये किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, राइट। सो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास नॉमिनेशन इन इलेक्शंस। तो इलेक्शन में नॉमिनेशंस के लिए क्या है, रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि कैंडिडेट वाज इलेक्टेड
अनअपोज्ड टू लोकसभा, जिसको निर्विरोध कहते हैं, मतलब जिसको कोई भी पार्टी का साथ नहीं है, नो टू लोकसभा एज द नॉमिनेशन पेपर ऑफ द अपोजिट कैंडिडेट वाज रजिस्टर्ड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर ने अभी क्या करा कि अपोजिट कैंडिडेट को उसके जो नॉमिनेशन पेपर था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसके लिए न्यूज़ में आ गया थोड़ा-सा। देखते हैं क्या है नॉमिनेशन इन इलेक्शन। तो सेक्शन जो देखिए ज़्यादातर ये रिप्रेजेंटेटिव जो आरपीए एक्ट 1951 है उसके थ्रू ये सेक्शन दिए गए हैं। तो ये एक्चुअली डायरेक्ट सेक्शन वाइज़ नहीं पूछा जाता है, बट आपको थोड़ा-सा पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना होता है कि क्या क्वेश्चन बनने के चांस होंगे और क्या नहीं होंगे। सो आरपीए एक्ट 1951 का सेक्शन 33 कहता है कंटेन द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर ए वैलिड नॉमिनेशंस की बात करता है। अब नॉमिनेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए क्या-क्या होना चाहिए? कैंडिडेट फॉर द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को शुड हैव वन प्रोपोज़र, जिसके पास वन प्रोपोज़र होना चाहिए, राइट? कैंडिडेट फ्रॉम इंडिपेंडेंट और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी से होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि वो डिपेंडेंट नहीं हो और कोई रिकॉग्नाइज्ड पार्टी से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो वो नॉमिनेट फाइल कर सकता है, ठीक है ना? किसमें? अनअपोज्ड टू द लोकसभा। शुड बी सब्सक्राइब बाय 10 प्रोपोज़र्स। द प्रोपोज़र शुड बी इलेक्टोरल फ्रॉम दैट रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट है? अच्छा, हम आगे चलते हैं फिर क्या है हमारे पास? फिर है यहाँ पे ये है आपका इसी का सेक्शन 33 है आरपी एक्ट का। ये भी डील करता है कि नॉमिनेशन जो होना चाहिए इलेक्शंस का कैंडिडेट का, वो प्रेजेंटेशंस ऑफ वैलिड इंफॉर्मेशन के आधार पर होना चाहिए। ठीक है ना? अभी क्या हुआ है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कैंडिडेट हैव राइट टू प्राइवेसी एज़ रिगार्डेड टू मैटर्स व्हिच आर ऑफ नो कंसर्न टू वोटर आर इर्रेलेवेंट टू कैंडिडेचर्स ऑफ द पब्लिक लाइफ। देखिए अभी क्या है ना मैं वही बात तो आपको कह रहा था कि एक्चुअली में क्या है ना सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंस से इलेक्शन कमीशन को दिक्कत होती है तो इसलिए वो आर्टिकल 329 बी को लेके आ गया कि भाई ठीक है आप ज्यादा इंटरफेयर ना करो हमें ज्यादा दिक्कत होती है ठीक है ना 36 क्या कहता है 1951 का ये स्कूटनी प्रोवाइड कराता है नॉमिनेशंस के लिए एंड एम्पावर देता है किसको रिटर्निंग ऑफिसर को कि वो रिजेक्ट कर सकता है क्या नॉमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी डिफेक्ट ऑफ सब्सटेंशियल करेक्टर के आधार पर तो अभी जो मैंने बता रहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर ने एक्चुअली में उसके नॉमिनेशन फाइल को क्यों रिजेक्ट कर दिया, तो वो कर दिया सब्सटेंशियल करैक्टर के आधार पर, राइट? सो अब हमें थोड़ा-सा ये समझना पड़ेगा सो यहाँ पे अब हम देखेंगे, ये मैंने अभी ये बताया था आपको सब्सटेंशियल करैक्टर का, इसका मतलब क्या है? मीन्स हैविंग अ सॉलिड क्वालिटी और करैक्टर्स और बीइंग ए फर्म, स्टाउट और स्ट्रॉन्ग्स। ये बात तो हम पहले ही कह रहे थे भई, कि जो भी उसके लिए भई जब फाइल कर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। तो उस आधार पे उसने रिजेक्ट कर दिया किसने? रिटर्निंग ऑफिसर ने, तो इसलिए थोड़ा-सा विवाद में हो गया। चलिए ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास रीपोलिंग रीपोलिंग की बात है। तो इलेक्शन कमीशन रीपोलिंग फॉर द लोकसभा जनरल इलेक्शंस अभी कहीं पोलिंग स्टेशन पे हुआ था, जैसे मणिपुर है और अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसलिए न्यूज़ में आ गया। अच्छा प्रोविज़न क्या है रीपोलिंग के लिए अंडर आरपी एक्ट 1951 में? सबसे पहली बात ये है, कुछ परिस्थितियाँ हो जाती हैं तभी रीपोलिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कैलेमिटी हो गई, नेचुरल कैलेमिटी हो गई, तूफ़ान आ गया, आँधी आ गई या फिर बाढ़ आ गई, तो इलेक्शन पड़ रहा था, ये सारी चीज़ें हो गई। तो नेचुरल कैलामिटी की वजह से अब क्या सीधी-सी बात है कि भई वोट जो सारे लोगों ने डाल नहीं पाया, तो वहाँ रीपोलिंग होगी या वॉयलेंस हो गया वहाँ वॉयलेंस हिंसा हो गई, ठीक है ना? या फिर मान के वहाँ कह सकते हो आप डिस्ट्रक्शन हो गया वोटिंग मशीन का, ठीक है ना? डैमेज कर दी गई या वो रहा या फिर बूथ कैप्चर कर लिया गया, ठीक है ना? ऑन अकाउंट ऑफ द डेथ ऑफ द कैंडिडेट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी और कोई भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के बंदे की अगर डेथ हो जाती है जो इलेक्शन लड़ रहा था वहाँ से, तब भी रीपोलिंग होगी। तो रीपोलिंग जो है वो 4 कंडीशनों में होती है, आपको याद रखना है। सबसे पहले नेचुरल कैलेमिटी और वायलेंस को लेके है या वोटिंग मशीन का डिस्ट्रक्शंस होना, बूथ कैप्चर हो जाना या रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स की डेथ हो जाना, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं, ये ध्यान रखना है थोड़ा-सा आपको जो है किस-किसके अंडर में होता है। अब है साइलेंस पीरियड क्या है? तो साइलेंस पीरियड वाज़ ऑब्जर्व्ड इन द स्टेट्स वेयर द लोकसभा इलेक्शंस जहाँ लोकसभा इलेक्शन किए गए, वहाँ पे इनको ऑब्जर्व करा गया। सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ अ बैन और पॉलिटिकल कैम्पेन बिफोर द वोटिंग। सबसे पहली बात ये है कि साइलेंस पीरियड का मतलब है कि ये जो है पॉलिटिकल कैम्पेन होते हैं बिफोर द वोटिंग, इन सबको बैन करना, राइट? अच्छा, इट बीइंग 48 आवर्स बिफोर द वोटिंग डे एंड एंड आफ्टर द पोलिंग एंड्स। तो ये सारी चीज़ें साइलेंस पीरियड में काउंट होती हैं कि 48 आवर्स से पहले वोटिंग डे से पहले आप जो है और जब तक कि पॉलिटिकल पोलिंग जो है एंड नहीं हो जाता तब तक आप जो है कोई भी कैंपेन नहीं कर सकते। कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं आरपी एक्ट 1951 के ड्यूरिंग द पीरियड, हाउएवर एक्ट डज़ नॉट यूज़ द टर्म ऑफ साइलेंस पीरियड। फिर भी ये कुछ यूज़ नहीं करते। सेक्शन 126 एक ये क्या कहता है? 126 एक ये कहता है कि आप डिस्प्ले नहीं कर सकते किसी भी इलेक्शन मैटर को और वो भी इस पर टेलीविजन या जो सिमिलर ऑपरेटर्स होते हैं उन पर। ये पहले आपको ध्यान रखना है, राइट?
126 ए आरपी एक्ट का 1951 का, राइट। सो ये प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्शन मैटर थ्रू एनी इंटरटेनमेंट लाइक म्यूजिकल कंसेंट, तो आप प्रोपगेशन भी नहीं कर सकते, ठीक है, लाइक मतलब यू कैन से दैट ना आप टेलीविजन या सिमिलर ऑपरेटर्स होते हैं जैसे रेडियो है या फिर कोई और भी म्यूजिकल कंसेंट है, उसके थ्रू भी आप डिस्प्ले नहीं कर सकते इलेक्शन मैटर को। 126 ए कहता है आरपीए एक्ट 1951 का। 126 ए क्या कहता है, ये प्रोवाइड करता है कि आप एग्जिट पोल को कंडक्ट नहीं कर सकते और डिस्प्ले नहीं कर सकते उनके रिजल्ट को, राइट। उसके बाद 126 1 बी क्या कहता है, ये कहता है भाई ये भी प्रोवाइड करता है डिस्प्लेइंग रिजल्ट ऑफ एनी ओपिनियन पोल, कोई भी ओपिनियन पोल जो है उनको प्रोवाइड करने के लिए ये भी आपका जो है 126 ए होने का होता है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। अब आ जाते हैं हम वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो उसके बारे में देखते हैं ओसीएमसी क्या इंपोर्टेंट है हमारे पास, क्या कुछ इसमें से पढ़ सकते हैं, सारा रायता नहीं पढ़ना, सारी बसट नहीं पढ़नी, इंपोर्टेंट चीजें निकालनी है हमें। सो देखते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द मैनर ऑफ द कंडक्टिंग इलेक्शंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कि भाई वो रेगुलेट करे जो भी इलेक्शंस हैं उनके मैनर्स को, देयरफॉर कंटेस्टिंग फ्रॉम द मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। तो कंटेस्टिंग का मतलब है जो भाग ले रहा है, जो इलेक्शन में भाग ले रहा है, ठीक है ना। अच्छा आगे देखते हैं फिर उसमें फिर हमारे पास है अंडर द एक्ट देयर वाज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी अ कैंडिडेट कुड कंटेस्ट। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है भाई, कोई भी कितने भी कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके स्टैंड कर सकते हैं, लाई कर सकते हैं, दैट्स नॉट ए यू कैन से दैट ए लिमिटेड क्राइटेरिया। सो सबसेक्शन 33 सी, ये भी देखिए ज्यादातर इसके क्वेश्चन आए हैं आरपी एक्ट 1951 के। सो 33 जो है 7 रूल्स कहता है, ये अलाउ करता है कैंडिडेट टू कंटेस्ट फ्रॉम 2 सीट्स। ये कहता है कि भाई कैंडिडेट जो है 2 सीट से कंटेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो इसको इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू द अमेंडमेंट एक्ट 1996 के द्वारा। प्रायर टू विच देयर वाज नो वार और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच ए कैंडिडेट कोड कंटेस्ट, ठीक। सेक्शन 70 क्या कहता है आरपी एक्ट 95 में, ये स्टिपुलेट्स करता है कैंडिडेट को होल्ड ओनली वन सीट इन अ टाइम। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि सब सेक्शन 33(7) आरपी एक्ट, ये भाई ये क्या कहता है कि भाई 2 सीट से मतलब सॉरी वन कैंडिडेट 2 सीट से फाइट कर सकता है, बट सेक्शन 70 है ना आरपी एक्ट 1951, ये कहता है कि भाई एक ही सीट पर वो रहेगा, ओनली कैंडिडेट कैन होल्ड ओनली वन सीट एट ए टाइम, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम होम वोटिंग पे, ये क्या है इसको देखते हैं थोड़ा सा। इलेक्शन कमीशन देखिए यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आने के चांस है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ आपका। थोड़ा सा मैं बता दूं जहाँ भी क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं तो वो समझ में आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा आपको अंडरलाइन कर लेना है कि मे बी चांस है, बसट नहीं पड़ रही है, बसट पढ़ के जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं होम वोटिंग क्या है। इलेक्शन कमीशन ने पहली बार जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करी है 2024 इलेक्शन में। भाई उसने ये स्टेप लिया कि इलेक्शन जो कमीशन है मोटो है नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड। अब देखिए होम वोटिंग का मोटो क्या है, ये थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना है। इसका मोटो है कोई भी वोटर जो है वोट डालने से ना बचे, राइट। सो होम वोटिंग फैसिलिटी एक्चुअली में होगी किसके लिए, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये होगी आपकी जो भी वोटिंग फ्रॉम द होम टेक प्लेस थ्रू द जो पोस्टल बैलेट विद द, ठीक है, किसके लिए होगी, पीडब्ल्यू जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं जिनका 40% जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी का है, उनके लिए होगी। सीनियर सिटीजन है जो कि 85 साल से ऊपर के हैं, उनके लिए होगी। ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी है होम वोटिंग किसके लिए, राइट। अच्छा कुछ स्टेप भी लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो होम वोटिंग को इंक्लूसिव बनाया जाए, ठीक है ना। सो इज ऑफ वोटिंग बाई द एबोलिशिंग फ्रॉम एम जो है उसको एबलिश कर दिया गया। कश्मीरी माइग्रेंट रेजिडेंट्स एट जम्मू एंड उधमपुर में रहते हैं जो उनके लिए स्वीप लाया गया है, ठीक है ना। स्वीप का मतलब है सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेंट्स टू एंगेज, जिस जो कि इससे स्वीप जो है वो किससे एंगेज होगा, फिजिकली हैंडीकैप्ड से और आलिया और आल्सो सेंसिटाइज देयर फ्रेंड्स फैमिली एंड पोलिंग ऑफिशियल्स के। अच्छा प्रोपोज का है मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी आरबीएम का भी यूज करा जाएगा इसमें। इट वुड इनेबल माइग्रेंट वोटर्स टू एक्सरसाइज देयर वोट फ्रॉम देयर करंट प्लेस ऑफ द रेजिडेंस। तो माइग्रेंट, अब देखिए जो माइग्रेंट है जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर वाला यूपी में आ गया, आप जम्मू कश्मीर में वोट डाला है तो वो किसके थ्रू वोट डालेगा, वो डालेगा रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा। क्लियर कट है। पोस्टल बैलेट की बात है, इट अलाउ वोटिंग बीइंग सेंट बाय द पोस्ट, ठीक है, पोस्ट के थ्रू भी डाल सकते हैं आप। अब कौन कौन डालेगा इसमें, जैसे आपके स्पेशल वोटर में जैसे सर्विस वोटर आते हैं, वोटर इन इलेक्शन ड्यूटी आते हैं, इलेक्टोर सब्जेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए भी आते हैं, तो ये सब जो है डाल सकते हैं वोट। प्रॉक्सी वोटिंग क्या है, इट अलाउ रजिस्टर्ड इलेक्टर टू डेलीगेट हिज वोटिंग राइट टू
रिप्रेजेंटेटिव ही नॉमिनेशंस अवेलेबल फॉर द सर्विस वोटर्स। ठीक है? चलिए, सर्विस वोटर में कौन-कौन इंक्लूड होगा? जैसे मैंने अभी बताया था, जो कि आर्म फोर्स में मेंबर हैं वो, पर्सन हू इज़ एम्प्लॉयी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ पोस्ट आउटसाइड इंडिया, जो भारत से बाहर है, मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स ऑफ स्टेट हू इज़ सर्विंग आउटसाइड दैट द स्टेट, मेंबर ऑफ फोर्स टू व्हिच आर्मी एक्ट 1950 एप्लीकेबल, ये सब एप्लीकेबल है। ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है, आर्म फोर्स वाले, पुलिस फोर्स वाले, पोस्ट आउटसाइड इंडिया वाले या फोर्स टू व्हिच आर्मी एक्ट 1950 वाले। अब फॉर्म 17 सी क्या है? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया भाई कि द रूल डू नॉट परमिट शेयरिंग फ्रॉम 17 सी डेटा विद एनी एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द पोलिंग स्टेशन। सारे अभी तक देखे होंगे आपने, टोटल पोलिंग के ऊपर है। सो फॉर्म 17 सी जो है ये एसोसिएट है विद द डायरेक्शंस अंडर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961। इट्स फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द नंबर एलिजिबल वोटर असाइन टू द बूथ, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द वोटर, वोटर हु डिसाइडेड नॉट टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी, वोटर नॉट अलाउड टू वोट। ये सारी चीजें हैं जो किसके अंदर में आएंगी, फॉर्म 17 सी में, ठीक है ना, इसके फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या करता है, कंटेन इन्फॉर्मेशन लाइक द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द टोटल वोट्स दे रिसीव्स, कितना वोट उन्होंने रिसीव करा उसके बारे में सेकंड पार्ट बताएगा। क्लियर है? चलिए, अब आ जाते हैं हम ब्रेल सिग्नेज। भाई इसमें क्या है, अभी देखते हैं हम इसको। राइट। सो ब्रेल सिग्नेज की बात करेंगे तो इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ पुदुचेरी इन्होंने प्रोवाइड कराया है ब्रेल सिग्नेज इन इंग्लिश एंड तमिल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इन ऑल 1967 पोलिंग स्टेशन पे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, इलेक्शन इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द पुदुचेरी ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, ब्रेल सिग्नेज किसके लिए, इंग्लिश के लिए और तमिल के लिए। It enable visually impaired or blind voter to participate independently and confidentially in the electoral process। अब ये है क्या ब्रेल? तो ब्रेल से तो आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये ब्लाइंड पीपल्स के लिए होती है, राइट? क्लियर कट है यहाँ पे। तो इसमें इंक्लूड आपका क्या क्या है, विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है। हाउएवर if elector desire, he she will still be allowed to bring a companion or provided in a rule 49 on of the conduct of the elections rule 1961। तो फिर भी क्या होगा इसमें, इलेक्टर की अगर डिजायर है वो अलाउ ब्रिंग ए कंपेनियन और प्रोवाइड रूल, अच्छा ठीक है, उसके लिए कंपेनियन के लिए अगर वो रहेगा तो उसके लिए भी ये अलाउ करता है 49 ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1991। तो आपको इसमें याद करना है व्रेल सिग्नेच जो है वो एक्चुअली में पुदुचेरी की इलेक्शन डिपार्टमेंट ने स्टार्ट करा है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा याद रखना है। और किस किस में, ये इंग्लिश और तमिल लैंग्वेज में। हो सकता है यहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाए कि ये हिंदी लैंग्वेज में भी है, तो इट्स नॉट डिसाइडेड अभी, राइट। सो आज अब ये सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, तो अभी यहीं पे रुकते हैं हम।